back to our channel. I am Aparna Singh. Welcome back. I am come back with a chapter 3rd of entrepreneurship, that is a market assessment, यानी बाजार मूल्यांकन। तो आज मैं आपके entrepreneurship चैप्टर 3rd को लेकर आ गई हूँ। चैप्टर 1st और चैप्टर 2nd पहले ही अपलोड हो चुके हैं एंड हाँ वीडियोस बहुत टाइम बाद आ रही है गाइस, तो सॉरी, बट हाँ आपसे हमारी वीडियोस रेगुलर रहेगी, इसके हम प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि मेरा चैप्टर 3rd है, मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन। मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 4, 2 मैंने पोस्ट कर दिया है। हाँ, एग्जाम्स के टाइम सारे एमसीक्यूज विवेक क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, बस आपको सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है एंड सारे क्वेश्चन भी जल्दी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा चैप्टर का नेम है मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन। मैंने आपको चैप्टर 1 से 2 में डील कर दिया है व्हाट इज मार्केट, मार्केट होता क्या है। अब आपको जानना है मार्केट असेसमेंट क्या होती है, बाजार मूल्यांकन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, मार्केट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करना, एनालिसिस करना ही क्या है आपका मार्केट असेसमेंट है। बाजार के बारे में मूल्यांकन मतलब क्या होता है कि बाजार के जितने भी घटक हैं, बाजार में जो भी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप गहन से गहन अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं बाजार मूल्यांकन। अब एग्जाम में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मार्केट इन्वायरमेंट मैंने लिखा, सबसे पहले आपको मार्केट असेसमेंट से जानने से पहले पढ़ना होगा व्हाट इज मार्केट इन्वायरमेंट, मार्केट इन्वायरमेंट होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, बाजार वातावरण हम उसको बोलेंगे, वैसे इन्वायरमेंट को जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, बाहरी घटक होते हैं, आपके बिजनेस के मैनेजमेंट में अफेक्ट डालते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं, ताकि आप कस्टमर से अच्छे से डील कर सको। ठीक है, ग्राहक से डील करने के लिए जो भी आप निम्न चरण को अपनाते हो, उनमें विकास लाता है कौन, आपका बाजार वातावरण, और ये बाहरी घटक होते हैं। एग्जाम में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने क्या बोला है, अगर एग्जाम में आपको आंसर कभी भी देना है तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमेशा अंडरलाइन कर देना, ताकि मार्क्सेस आपको ज़्यादा गेन हो जाए। मैंने लिखा मार्केट इन्वायरमेंट मीन्स द फैक्टर एंड फोर्सेज of marketing soaking or and affect marketing management ability to develop and maintain सक्सेसफुल ट्रांजेक्शंस विथ इस टारगेट कस्टमर्स। अब देखते हैं इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, वो हमें जानना है। देखिए सबसे पहले तो 2 वर्ड्स आते हैं, फैक्टर्स एंड फोर्सेज। फैक्टर्स एंड फोर्सेज हिंदी में मैंने लिखा है घटकों और शक्तियों। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि फैक्टर में और फोर्सेज में अंतर क्या होते हैं, यानी घटकों में शक्तियों में अंतर क्या। तो ध्यान दो, जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो आप पे प्रभाव डालते हैं, क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हो सकता है कि फैक्टर्स बैडली अफेक्ट करें, हो सकता है कि फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट करें, यानी जो घटक हैं हो सकता है कि आपके बिजनेस में हानि ला दें, हो सकता है कि आपके बिजनेस में क्या करें, प्रॉफिट ला सकते हैं, बट जो शक्तियां हैं वो हमेशा प्रॉफिट ही लाती हैं। तो आपका दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, घटक हानि और लाभ दोनों ला सकता है, बट शक्तियां सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में लाभ ही देंगी। यानी फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, बट फोर्सेस आर ऑनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो आपका मार्केट इन्वायरमेंट है वो फैक्टर्स और फोर्सेस है, किसका, मार्केटिंग सोकिंग का। सिंपल सी बात है, मार्केट इन्वायरमेंट पढ़े हैं तो जो भी घटक हैं वो किसके होंगे, आपके बाजार के। अब मैंने क्या बोला है, जिनका संबंध विपणन अथवा बाजार प्रबंध की क्षमता, यहां आप समझते हैं, जिनका संबंध, जिनका रिलेशन विपणन से है यानी मार्केटिंग से है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिनका संबंध किससे होता है, आपके बाजार से होता है, अथवा मैंने क्या बोला, प्रबंध की क्षमता से होता है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी से होती है। आपके बिजनेस में मैनेजमेंट पे भी प्रभाव डालता है, मार्केट पे भी प्रभाव डालता है, कौन, मार्केट इन्वायरमेंट। जो मैंने टॉपिक्स मैंने आपको जो मैंने विवय कर रहे हैं, जो हम उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्केट इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला क्या आएगा आपका, मार्केट, सेकेंड क्या आएगा, प्रबंध की क्षमता यानी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एबिलिटी भी बोल सकते हो आप इसको। अब क्या मैंने बोला है, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, को वांछित उपभोक्ताओं के साथ विकसित करने में होता है, या विकसित करने के लिए होता है, करने में नहीं यहाँ पे होगा, विकसित करने के लिए होता है, उसको सुधार लीजिएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। मार्केट इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट होता है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आपके बिजनेस के मार्केट पे और मैनेजमेंट एबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, आपके कस्टमर्स के साथ ट्रांजेक्शन्स करने के लिए जो भी वर्क्स होते हैं उसको ईजी कर देते हैं। हिंदी चलते हैं, बाजार के लिए जो आपका वातावरण है वो बाहरी घटक होते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है, प्रभाव कहाँ डालते हैं, बाजार पे,
प्रबंध की कुशलता पे और आपके ग्राहक के साथ आपको डील करने में मदद करते हैं, ग्राहक के साथ निपटने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर मार्केट इन्वायरमेंट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा मार्केट असेसमेंट। बाजार मूल्यांकन होता क्या है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नेम क्या है हमारा, मार्केट असेसमेंट, दैट्स द सेम टॉपिक। अब वो मार्केट असेसमेंट क्या होता है समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मार्केट के बारे में डीपली एनालिसिस करना ही मार्केट असेसमेंट है। बाजार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना ही क्या होता है, आपका बाजार मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप मूल्यांकन कर रहे हो कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और आगे क्या करोगे, यही है मूल्यांकन। तो बाजार के बारे में मूल्यांकन करना ही बाजार मूल्यांकन होता है। पढ़ते मैंने क्या बोला, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, यानी किसी भी उद्यमी को निम्न बातों पर अवश्य ध्यान देना है। वो बातें क्या क्या है, फर्स्ट आपका है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी मांग, यानी मैंने क्या बोला, चीज़ें मार्केट असेसमेंट है। तो मार्केट असेसमेंट को करने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को, वो आपका फर्स्ट मैंने क्या बोला, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी मांग, आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है या नहीं, डिमांड कब तक चलेगी, आपको देखना होता है। सेकंड मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सप्लाई एंड कंपटीशन। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, पूर्ति और प्रतियोगिता। ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि आपके बिजनेस में सप्लाई कौन करेगा। सप्लाई किसकी होती है, तो याद रखिएगा रॉ मटेरियल्स की। किसकी होती है, रॉ मटेरियल्स की, कच्चे माल की उपलब्धि कौन करवाएगा। ओके, सप्लाई किसकी होती है, रॉ मटेरियल्स की, याद कर लीजिएगा हमेशा इसको। जो सप्लायर होते हैं, आपूर्तिकर्ता उसको बोलते हैं या पूर्तिकर्ता बोलते हैं, वो आपके बिजनेस में कच्चे माल को उपलब्ध करवाते हैं। अब मैंने क्या लिख लिया कि दो चीज़ पे ध्यान देना है आपको, सप्लाई पे एंड कंपटीशन पे, यानी आपके बिजनेस में माल कौन पहुंचाएगा, माल कैसे पहुंचेगा कच्चा माल, और आपके बिजनेस के कंपटीशन कितने हैं, कितने कंपटीटर्स हैं। ठीक है, ये देखना होता है। अगर बिजनेस में ज़्यादा कंपटीशन होंगे, सिंपल सी बात है, आपको लॉसेज होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्या हमारा है, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है एंड प्राइस क्या है, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान देना है। हिंदी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपका उत्पाद की लागत और कीमत। लागत और कीमत, ध्यान दो, लागत उसको बोलते हैं जो उत्पाद बनाने में जितना पैसा लगा उसको बोलेंगे लागत, और जितने में बेचोगे क्या बोलेंगे उसको, कीमत। यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपने कितना लगाया तो कॉस्ट प्राइस, कितने पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस। ओके, जैसे अगर एक पेन आप एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी बिजनेस में कोई पेन बनता है। ठीक है, पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए होता है, इंक चाहिए होगा, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मान लीजिए एक पेन को बनाने के लिए आपको लग रहा है 3 रुपीज़, कितने लग रहे हैं, 3 रुपीज़ लग रहे हैं किसी एक पेन को बनाने के लिए। आप 3 में बना रहे हो एंड उसको 5 में बेच रहे हो। सिंपल सी बात है, 3 इज योर कॉस्ट प्राइस, यही 3 रुपये क्या है, लागत मूल्य है, और 5 रुपये क्या है, बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस। दो जो प्रॉफिट मिला वो है प्रॉफिट। 3 में बनाया, 5 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये। ठीक है, तो आपको देखना है आपके बिजनेस, आपके बाजार मूल्यांकन में एक और चीज़ आप देखते हो क्या, कॉस्ट प्राइस एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं आपका नंबर 4 क्या है, प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज, परियोजना नवीकरण तथा परिवर्तन। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, 2 वर्ड आती हैं, इनोवेशन एंड चेंज। यानी कुछ नयापन करना क्या है, इनोवेशन है, और कुछ बदलाव लाना क्या है, परिवर्तन है। बहुत अंतर होते हैं दोनों चीज़ें में। सिंपल सी बात है, आप अपने क्लास या फिर आप अपने घर में, आपके सिंपल सी बात है, रोज दाल चावल बनता है। ठीक है, अब ध्यान दो, आज चावल के साथ बन गया आलू गोभी का सब्जी, कल पटल की सब्जी बन गई। ठीक है, अगले किसी और की सब्जी बन गई, तो चेंजेस हैं, ये क्या है, बदलाव हो रही है। बट अगर आप रोज चावल दाल खाते हो, अचानक से मम्मा ने इडली बना दिया, तो वो इनोवेशन है, कुछ मम्मा ने नयापन किया। ठीक है, परिवर्तन मतलब क्या, जो होते आ रहा है उसमें से कुछ बदलाव कर दिया आपने, और इनोवेशन मतलब क्या, कि पूरा कुछ नयापन करना। आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या इनोवेशन हो रही है और क्या बदलाव आ रहे हैं। हम इनोवेशन लाएंगे कि नहीं, बदलाव लाएंगे कि नहीं, यही चीज़ देखना होता है किसमें,
बाजार मूल्यांकन में। ये जो भी चीजें मैंने बताया आपको सब किस में आती हैं, बाजार मूल्यांकन में आती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, यानी वो कौन से घटक हैं जो कि आपके बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करती हैं, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालती हैं। तो हाँ, मैंने बोला आपको कि इसके पहले जो वीडियोस गई थी उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप सारे टॉपिक्स तो हिंदी में भी डील किया करो। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने फोकस कभी नहीं किया होगा, 2-3 पॉइंट छूट गए होंगे हिंदी में बताना, बट हाँ आगे से दिक्कत आपको नहीं होगी। सारे टॉपिक्स हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, दोनों लैंग्वेज में आपको डील करूंगी। कहीं भी दिक्कत होती है सिंपल सी बात है, कमेंट डाल दो, मैं पढ़ती हूँ एंड हाँ नेक्स्ट वीडियो में सुधार आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड वीडियो के लिए सॉरी, बट हाँ अब से सारे टॉपिक्स हिंदी एंड इंग्लिश मैं दोनों लैंग्वेज में इक्वली डील करने वाली हूँ। चलिए अब देखते हैं आपका है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग असेसमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्केट असेसमेंट पर प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से घटक हैं जो कि बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट आपका है माइक्रो एनवायरमेंट। क्या आपका माइक्रो एनवायरमेंट, ध्यान देना मैंने आपको बताया था व्हाट इज माइक्रो एनवायरमेंट। ध्यान दो मैंने क्या बोला, अगर आपको पूछ देगा कोई कि माइक्रो एनवायरमेंट होता क्या है तो क्या लिखेंगे आप, ध्यान दीजिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो भी उद्यमी के कंट्रोल में होता है वैसा वातावरण जो किसी उद्यमी के नियंत्रण के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट, यानी सूक्ष्म वातावरण बोलते हैं। और जो कंट्रोल में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो एनवायरमेंट। ओके, अब देखते हैं मैंने क्या बोला, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं भैया कि बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो पहला क्या आपका है, माइक्रो एनवायरमेंट, वैसा बाजार जो कि उद्यमी के कंट्रोल में होता है वो प्रभाव डालता है, सिंपल सी बात है। सेकंड आपका सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता। अब सिंपल सी बात है, बाजार मूल्यांकन आप कर रहे हो, अगर पूर्तिकर्ता ही आपको माल ना पहुंचाए तो क्या कुछ हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इनके हाथ में सब कुछ होता है, ये माल पहुंचाएंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, प्रभाव डालते हैं ये भी। थर्ड है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, आपको पढ़ना होगा। विपणन मध्यस्थ, देखिए ध्यान दो, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज उनको बोलते हैं जो कि आपके बिजनेस में बना हुआ माल कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। माल तो बन गया, अब कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए होलसेलर एंड रिटेलर्स, ये दोनों आते हैं किसमें, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में। यानी विपणन मध्यस्थ में दो लोग आते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। एक चार्ट बनता है, प्रोड्यूसर, ओके, उत्पादक बोलते हैं उसको हिंदी में। उत्पादक यानी बिजनेस में जो माल बन रहा है उत्पादक बनाएगा, जो वहां से माल बना उसको बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल में जो लेता है बंदा उसको क्या बोलते हैं, होलसेलर, यानी थोक व्यापारी। थोक व्यापारी, व्यापारी आगे डाल लीजिएगा। थोक व्यापारी से माल छोटे छोटे भागों में लेता है अलग पर्सन, दूसरा बंदा, उसको क्या बोलेंगे, रिटेलर। क्या बोलेंगे हम, रिटेलर। हिंदी में क्या इसका है, फुटकर व्यापारी। क्या है, फुटकर व्यापारी। चलिए ओके, अब ध्यान दो, माल बना बिजनेस में, उस माल को बहुत बड़े पैमाने पे जो बंदा लेगा क्या बोलेंगे उसको, होलसेलर, थोक व्यापारी। और थोक व्यापारी से छोटे छोटे भागों में माल लेता है उसको क्या बोलेंगे, रिटेलर, यानी फुटकर व्यापारी। एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख आपके बिजनेस में माल बन रहा है, 5 लाख माल बने, थोक व्यापारी, 2 थोक व्यापारी आ गए, दोनों ने 2.5 लाख माल ले लिया, 2.5 लाख ये लेंगे, 2.5 लाख ये लेंगे, इसको बोलेंगे होलसेलर। अब एक रिटेलर आएंगे, वो क्या करेंगे कि सारे इस माल को 50-50 हज़ार में ले लेंगे, कोई लेगा 50,000, कोई लेगा 10,000, कोई लेगा 5,000, ऐसे करके माल वो ले लेते हैं। तो जो माल बहुत बड़े पैमाने पर लेंगे होलसेलर, और छोटे छोटे पैमाने पर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम रिटेलर बोलते हैं। और यही क्या है, आपकी मार्केट इंटरमीडियरीज। अब सिंपल सी बात है, बाजार मूल्यांकन कर लेंगे आपने देख लिया माल क्या बन रहा है, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अब माल बिकेगा तो सही बात है, माल को पहुंचाना तो पड़ेगा ना मार्केट में कस्टमर तक, तो ये भी अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 3 अब देखते हैं। अब कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके मार्केटिंग असेसमेंट पे अफेक्ट डालते हैं। नंबर 4 इज योर कंपटीटर्स। नंबर 4 इज योर कंपटीटर्स। अब ध्यान दो, प्रतियोगी, आपके बिजनेस में प्रतियोगी भी प्रभाव डालते हैं बाजार मूल्यांकन पर, हमने पहले ही पढ़ लिया है इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला,
इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, प्रतिनिधि उत्पाद। अब आपको देखना है कि जो आप माल बना रहे हो, सेम माल, सिमिलर प्रोडक्ट कोई और बंदा बना रहा है, तो ध्यान देना होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक साबुन मान लेते हैं 5 रुपीज़ में बिक रही है या 50 में बिक रहा है, कोई एक साबुन है, शॉप है जो कि 50 रुपीज़ में बिक रही है, ओके। अब आपका बिजनेस जो वो भी शॉप बनाता है, अलग बात है, फ्रेग्रेंस अलग है, कलर अलग है, ठीक है। आपका जो है वाई प्रोडक्ट वो आप बेच रहे हो 70 रुपये में, तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके कस्टमर हैं वो कहाँ जाएंगे? इनके पास। तो देखना है कि आपसे मिलता जुलता माल जो बंदा बना रहा है वो कितने में बना रहा है, कैसे बेच रहा है। ऑफर अगर ये लाता है एक्स तो ऑफर वाई भी लाएगा, वाई प्राइस कम करता है तो एक्स भी करेगा। आपको कॉपी करना होता है, सिंपल बस देखना पड़ता है। अब देखिए अगला सिमिलर प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, समान उत्पाद, ओके। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अलग है एंड सिमिलर प्रोडक्ट अलग होता है। देखिए है कि पहले जो आपको पढ़ना था वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सिमिलर में ही आते थे, बट अब अलग कर दिया गया है, तो समझ लेते हैं क्या। ध्यान दो, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हम उसको बोलेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट के हेल्प के लिए होता है। जैसे आपने टीवी तो बेच दिया, टीवी के साथ साथ केबल तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो आपको देखना है कि आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है या नहीं। अब टीवी तो भी बेच दिया आपने, अब उस टीवी के लिए केबल है नहीं बाजार में, तो क्या कोई बंदा टीवी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सिंपल सी बात है, ब्लैक बोर्ड तो बिक गई लेकिन चौक ही नहीं बिक रही है, तो क्या ब्लैक बोर्ड का कोई यूज़ है? नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। एंड सिमिलर प्रोडक्ट मतलब क्या कि मिलता जुलता प्रोडक्ट, साबुन बन गया, कुरकुरे है, टकाटक हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये सब चीज़ें आती हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स में। मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया, दोनों साबुन ही है लेकिन सेम नहीं है, क्या है? सिमिलर है। आई होप आप दोनों समझ गए होंगे, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिनिधि उत्पाद उसको बोलते हैं जो आपके उत्पाद को उपयोग अकेले नहीं करने देता है। प्रतिनिधि उत्पाद वैसा उत्पाद होता है जो कि आपके उत्पाद के साथ मिलेगा तभी कोई ग्राहक उसको उपयोग कर पाएगा, उसको बोलते हैं क्या? प्रतिनिधि प्रतिनिधि उत्पाद। सिंपल सी बात है, ब्लैक बोर्ड बन गया तो उसका प्रतिनिधि उत्पाद क्या होगा? चौक होगा। कॉपी बन गया तो पेंसिल होगा, पेन होगा, ओके। अब देखते हैं अगला मैंने क्या, सिमिलर प्रोडक्ट, मिलता जुलता प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। थर्ड आपका है परचेजेज ऑफ कस्टमर्स। अब सिंपल सी बात है, आपका जो माल बन रहा है उसको ग्राहक कितना खरीद रहे हैं, कितने नंबर पे ग्राहक उसको खरीद रहे हैं, ओके। ग्राहकों का क्रय कितना है। अब आपको देख रहे हो कि अगर आप कोई साबुन बनाते हो तो 1 मंथ में साबुन बिकता है 50 लाख, मान लेते हैं 50 लाख बिक रहा है, आपने ऑर्डर दे दिया 100 लाख, 100 लाख का, तो सिंपल सी बात लॉस होगी आपको, आपका जो प्रोडक्ट है वेस्ट होगा, बिकेगा नहीं। तो देखना है कितना बिक रहा है, जितना बिक रहा है उतना ही हम उसको बनाएंगे, ओके। नंबर 5 इज आवर कस्टमर यानी ग्राहक। सिंपल सी बात है, ग्राहक हैं जो कि आपके बाजार मूल्यांकन में प्रभाव डालते हैं। ग्राहक क्या चाहते हैं, ग्राहक क्या खरीदेंगे, ग्राहक क्या उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं आपके बाजार मूल्यांकन पर, ओके। नंबर 6 इज योर पब्लिक, जनता। अभी दोनों में अंतर क्या है, पब्लिक में और ग्राहक में? ग्राहक वो है जिनको आप एक टारगेट करते हो कि इतने लोग माल खरीदने वाले हैं, एंड पब्लिक मीन्स क्या? पूरे ग्रुप। एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है कि हमारे कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, ओके। मान लेते हैं 130 करोड़ लोग हैं, ये हो गए पब्लिक। ये क्या हो गए? पब्लिक। आपने देखा कि 130 में से 50 करोड़ लोग आपका माल यूज कर रहे हैं, ये हो गए आपके कस्टमर, ओके। जनता और ग्राहक। आपको बता दें, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्राहक में और उपभोक्ता में, ग्राहक और उपभोक्ता, ओके। इंग्लिश चलेंगे, इंग्लिश बोलते हैं इसको कस्टमर एंड कंज्यूमर। ये दोनों में अंतर क्या है समझना होगा। कस्टमर और कंज्यूमर सेम नहीं होते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम सेम है या नहीं है, तो बहुत ही अंतर है दोनों बच्चा। अगर एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है जो पेन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 2 बंदे हैं ए एंड बी, 2 बंदे हैं कितने? ए एंड बी। ए ने पेन खरीद लिया किसी बिजनेस से एंड उस पेन को बी को दे दिया एज अ गिफ्ट, तो ए हो गया कस्टमर और बी क्या हो गया? उपभोक्ता। यानी जो माल खरीदता है, माल खरीदने वाला ग्राहक और माल को उपयोग करने वाला क्या हो गया? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कोई दिक्कत? अगर मैंने ये पेन खरीदा और मैंने आप में से किसी एक को दे दिया तो मैं क्या हो गई? खरीदने वाली। तो हम क्या हो गए? कस्टमर यानी ग्राहक। और आपको मैंने पेन दिया, यूज तो आप करने वाले हो, तो आप क्या हो जाओगे? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। दोनों में अंतर होती हैं, ओके। ग्राहक अलग होता है बात, उपभोक्ता अलग होता है, जनता अलग होता है। आई होप आपने तीनों समझ गया होगा तीनों होता क्या है, ठीक है।
अब देखिए पब्लिक के अंदर क्या आती हैं चीजें, फाइनेंशियल पब्लिक, वित्तीय जनता। अब इनका क्या काम है, फाइनेंशियल पब्लिक का वो पब्लिक जो कि आपके बिजनेस में आपको पैसा लगा के दे रही है, इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल पब्लिक हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जैसे ग्राहक तो आपके माल खरीदते हैं, बट पब्लिक वो भी होते हैं जो कि बिजनेस में हेल्प करें, बिजनेस में अपना हाथ बढ़ाते हैं। कौन, पब्लिक। सिंपल सी बात है, 130 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग आपके बिजनेस में माल खरीदने वाले हैं, ठीक है। 30 करोड़ लोग काम करते हैं या 2 करोड़ लोग काम करते हैं, वो 2 करोड़ लोग जनता भी होंगे, जनता में वो भी तो आएंगे ना, ठीक है। तो फाइनेंशियल पब्लिक यानी वो पब्लिक जो कि आपके बिजनेस में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, पैसा लगा के देती है, ठीक है। आपको अगला मीडिया पब्लिक, सिंपल सी बात है, मीडिया पब्लिक किसको बोलेंगे, प्रचार करवाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, तो मीडिया पब्लिक बोलेंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट पब्लिक, सरकार, सरकार का जनता, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पब्लिक, सरकारी जनता, सरकारी आदमी, ओके। चलिए अब देखते हैं क्या, वही सिंपल सी बात है, ध्यान दो, जो पैसा लगाएगा, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, फाइनेंशियल पब्लिक, और आपके सरकार जनता में सरकार ही आएगा, सरकार के आदमी ही आएंगे, ठीक है। अब आपका बिजनेस है, आपने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योरेंस करवाने के लिए जिस बंदे से आप लोगे, जो बंदा आपको पैसा देगा, वो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस देने वाला क्या हो गया आपका, सरकारी पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो कस्टमर में आपके एग्जाम में हमेशा ध्यान देना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर, कंज्यूमर एंड पब्लिक, ये तीनों क्वेश्चंस बार बार आते हैं एंड आगे भी आ सकते हैं, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, डिमांड फॉरकास्टिंग। व्हाट इज फॉरकास्टिंग, आपने कभी भी न्यूज वगैरह देखा होगा तो आप देखते होंगे कि ऊपर लिखता है वेदर फॉरकास्टिंग, आज बारिश होने की संभावना है, आज बिजली हो सकती है, गिर सकती है, तो ये सब क्या है, अनुमान होता है, पूर्वानुमान होता है, मे भी बारिश हो जाए, मे भी बारिश न हो, तो अनुमान लगाना, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन देना ही क्या होता है, फ्यूचर फॉरकास्टिंग, ओके। अब आपको पढ़ना है डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होता है, व्हाट इज डिमांड फॉरकास्टिंग। तो देखिए मैंने सिंपल सी बात है, मैंने तोड़ा है शब्द को, डिमांड प्लस फॉरकास्टिंग इज इक्वल टू डिमांड फॉरकास्टिंग। व्हाट इज डिमांड, डिमांड किसको बोलेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिमांड, 2 चीजों से बनता है क्या आपका डिमांड, नीड एंड वांट्स, हिंदी लिखते हैं चाहत और आवश्यकता, ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं आपकी मांग, क्या बनती है, मांग यानी डिमांड। अब ध्यान दो, आपके कस्टमर को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की चाहत है, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिमांड। हमें आवश्यकता है दाल चावल सब्जी की, हमें चाहत है पिज्जा बर्गर की, ठीक है। अब देखना है आपको कि आपके वर्कर्स की आवश्यकता क्या है, उनको नीड किसकी है, और आपको देखना है कि आपके वर्कर्स चाहते क्या हैं। आवश्यकता की बात की जाए तो आवश्यकता जीवन जीने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंस होगा, इंपॉर्टेंस फॉर सर्वाइवल, बट चाहत की बात की जाए तो ये हमेशा एक्स्ट्रा नीड के लिए होती है। तो आपको दोनों देखना है, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मांग। आपके ग्राहक की आवश्यकता क्या है और ग्राहक क्या चाहते हैं, ये दोनों मिला दो क्या बन गया, ग्राहक की मांग क्या है, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है फॉरकास्टिंग, क्या होता है, व्हाट इज फॉरकास्टिंग। तो आप लिख लीजिएगा, फ्यूचर प्लस प्रेडिक्शन इज नॉन एज फॉरकास्टिंग, भविष्य प्लस अनुमान क्या होता है आपका, पूर्वानुमान। अब देखो आप फ्यूचर के बारे में फॉरकास्टिंग करते हो तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर फॉरकास्टिंग। सिंपल सी बात है, कल बारिश हो सकती है, कल मैं शादी में जाऊंगी, तो ये क्या अनुमान लगा रहे हो, आप शायद जाओगे, मे बी आप जाओ, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना है क्या होता है, फॉरकास्टिंग। अब सिंपल सी बात है, डिमांड के बारे में अनुमान लगाना है क्या हो जाएगा आपको, डिमांड फॉरकास्टिंग। अब ध्यान दो, डिमांड फॉरकास्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं ये देखना होगा आपको। पहला आता है क्वालिटी, दूसरा आता है क्वांटिटी, ओके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, नंबर। अब ध्यान दो, 2 चीजें आती हैं आपके डिमांड फॉरकास्टिंग में। अब ध्यान दो, आपके वर्कर्स या आपके नॉट वर्कर्स सॉरी, आपके कस्टमर जिस चीज के बारे में डिमांड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अब सिंपल सी बात है, कस्टमर है तो आपके कस्टमर जो भी आपको पता होगा, पूरे बिजनेस के लिए एवरेज कस्टमर जो क्वालिटी चाहते हैं वो एवरेज होती है, बहुत हाई क्वालिटी कोई नहीं चाहता है। बहुत सारे हाई ब्रांड है लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते हैं, हमें एवरेज क्वालिटी चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको देखना है कि भैया ज़्यादा कस्टमर क्या चाह रहे हैं, क्वालिटी जो कि एवरेज लेवल का हो, तो हम वो चीज़ बनाएंगे जो कि एवरेज लेवल का हो,
ताकि लोग खरीद सके उसको। सेकंड क्या, क्वांटिटी, यानी अब अगर आप आपने मांग तो देख लिया, अब देखोगे उस चीज़ के कितना मांग है। अब आपको पता है कि 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकता है आपका माल, आपने 10 लाख बना दिया तो 5 लाख वेस्ट ही होगा, आप लॉस में जाओगे। देखना है कि आपका माल किस क्वालिटी का बनेगा और किस क्वांटिटी का बनेगा, यानी उस आपके माल की गुण क्या होगी और उसकी संख्या क्या होगी। ओके, हिंदी लिख लीजिएगा इसका, गुण क्या होगी और संख्या क्या होगी। ठीक है, डिमांड फॉरकास्टिंग आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो देखते हैं वो क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप है, सारे चैप्टर्स आपके जल्दी ही आते रहेंगे, बट हाँ एमसीक्यू के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कमेंट्स आ रहे मैम एमसीक्यू लाइए, एमसीक्यू अभी नहीं आएगा, चैप्टर्स जैसे कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले एमसीक्यू आपके बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आपको एग्जामिनेशन से पहले एंटरप्रेन्योरशिप, बीएसटी, अकाउंट, सारे चैप्टर के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या मैंने बोला, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो ध्यान देना है आपको। देखिए मैंने क्या लिखा, मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक। अब जो मैंने बोला मांग पूर्वानुमान होता क्या है, अब आपको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट है लेंथ ऑफ फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान का समय। अब आप मांग का पूर्वानुमान का समय देखते हो, ध्यान दो, 3 समय होता है पूर्वानुमान का, डिमांड के पूर्वानुमान का। ओके, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, मिडियम टर्म फॉरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग। हिंदी बोलेंगे अल्पकालीन पूर्वानुमान, मध्यकालीन पूर्वानुमान और तीसरा है दीर्घकालीन पूर्वानुमान। ध्यान दो, आप अनुमान लगाते हो और वो अनुमान 1 साल से कम का हो, 1 साल से कम का हो तो क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग। ओके, अगर वो जो आपका अनुमान है वो 1 साल से कम के लिए चलेगा, ओके, तो क्या बोलेंगे उसको हम, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, 1 साल से कम। अब देखिए मैंने क्या बोला, मीडियम टर्म, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए अगर आप अनुमान लगाते हो तो क्या बोलेंगे उसको, मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग, मध्यकालीन पूर्वानुमान। और दीर्घकालीन में 5 साल से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ओके, 5 साल से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। 1 साल से कम के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम क्या हो जाएगा, मध्यकालीन, और 5 साल से ज़्यादा कितना भी दीर्घकालीन पूर्वानुमान में जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, लेवल्स ऑफ फॉरकास्टिंग। आपके फॉरकास्टिंग के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, माइक्रो लेवल, अगला क्या, फर्म लेवल, एंड थर्ड इज योर इंडस्ट्री लेवल फॉरकास्टिंग। हिंदी देखते हैं, मैंने क्या बोला, सूक्ष्म स्तर पूर्वानुमान, फर्म स्तरीय पूर्वानुमान और उद्योग स्तरीय पूर्वानुमान। इन तीनों को ध्यान से समझते हैं है क्या, बिकॉज ये आपके एग्जाम का हॉट टॉपिक है, दैट मीन्स वीवीआई पोर्शन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अब ध्यान दो, अगर बात कीजिए माइक्रो लेवल फॉरकास्टिंग की तो सिंपल सी बात है, वो चीजें आएंगी, डिमांड आएंगे इसमें, ओके, कस्टमर आएंगे इसमें, डिमांड आएंगे एंड कस्टमर आएंगे। अब ध्यान दो, आपके बिजनेस में जो भी चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो माल बना रहे हो, उसकी डिमांड कितनी है, कितना उसका डिमांड है, क्या बनाओगे। अगला आपके इसमें आते हैं, क्या आते हैं आपके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, क्या आएगा, प्रोडक्ट। अब ध्यान दो, ये 3 चीज़ें किस में आती हैं, माइक्रो लेवल फॉरकास्टिंग में। क्या आती है, पहला डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट का, कितना डिमांड है। दूसरा क्या मैंने बोला, कस्टमर, अब कितने कस्टमर खरीदेंगे उसको, ठीक है, कस्टमर कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। एंड थर्ड इज योर प्रोडक्ट, आपका माल क्या होगा। इन चीज़ के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं तो कहाँ जाएगा ये आपका, माइक्रो लेवल फॉरकास्टिंग में, सूक्ष्म स्तरीय पूर्वानुमान में। माइक्रो लेवल कहीं भी आ जाए ध्यान दो, तो ये चीज़ें आपके एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होंगी। हमेशा जहाँ भी शब्द आपको आ गया माइक्रो तो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होंगी। सूक्ष्म कहीं भी शब्द आ गया समझिएगा उद्यमी के नियंत्रण में सारी बातें आने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए फर्म लेवल फॉरकास्टिंग, अब आपके पूरे फर्म लेवल फॉरकास्टिंग होती है, पूरे बिजनेस के लिए फॉरकास्टिंग होती है। बिजनेस क्या है, बिजनेस कब तक चलेगा, बिजनेस का सेटअप कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ठीक है। फर्म लेवल फॉरकास्टिंग में क्या क्या आ जाएंगी, बिजनेस का लोकेशन आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आएगा इसमें भी, ओके। लोकेशन क्षेत्र बोलेंगे इसको हिंदी में,
फर्स्ट क्या आपका है लोकेशन यानी क्षेत्र, आपका बिजनेस किस लोकेशन पे सेटअप होने वाला है ये होता है। सेकंड आपका है क्या प्लांट यानी संयंत्र क्या है आपके बिजनेस का। थर्ड इज योर प्रोजेक्ट यानी परियोजना, और थर्ड इज योर प्रोडक्ट यानी उत्पाद। इन चीजों के बारे में फोरकास्टिंग करना क्या होता, किस में आएगा आपका फर्म स्तरीय पूर्वानुमान में आएगा। हिंदी मैंने बोल दिया है, हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे उसको उतार लेंगे। ओके, अब चलते थर्ड क्या है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग। देखिए इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग में बेसिकली मेजर एक ही चीजें आती हैं, वो क्या आती हैं आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में फोरकास्टिंग करना कि क्या माल बनेगा, कितना माल बनेगा, माल कैसे बनेगा, माल कितना बिकेगा, माल का डिमांड कितना है, सब कुछ आपके उत्पाद के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो उत्पाद के बारे में पूर्वानुमान किस में जाएगा आपका इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग में ये जाएगा। ओके, उत्पाद। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड है, वो देखते हैं क्या है। नंबर थर्ड इज योर, चलिए इट्स वेरी टिपिकल टू मैनेज दिस ऑल थिंग्स। ओके, नंबर थर्ड इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का वर्गीकरण। अब आपको मैंने क्या बोला, आपको उत्पाद को वर्गीकरण करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। आप सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है, अब बिजनेस में एक ही माल तो बनेगा नहीं, 20 तरीके से माल बनते हैं, हर एक माल को बांट देते हो, आप वर्गीकरण कर देते हो, यानी उत्पाद को क्लासिफाई कर देते हो। वो भी किस में आती हैं आपकी डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर ही आती हैं। ओके, नंबर फोर्थ इज योर जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्ट। अब ध्यान दो, अगर बात की जाए जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्ट की तो इसको बोल सकते हो ओवरऑल फोरकास्टिंग। ओके, ओवरऑल फोरकास्टिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। सामान्य और विशिष्ट पूर्वानुमान को हम ओवरऑल फोरकास्टिंग बोल सकते हैं। अब ध्यान दो मैंने क्या बोला, अब देखिए इसमें क्या होते हैं जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। फोरकास्ट में क्या आते हैं, आपके बिजनेस के जितनी भी चीजें हैं उन सबके बारे में पूर्वानुमान लगाना। बिजनेस क्या है, कितने कस्टमर्स होंगे, कितना माल बनेगा, कितने वर्कर्स होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या प्लांट है यानी व्यवसाय क्या है, उत्पाद क्या होगा, कितने मात्रा में उत्पाद होगा, उत्पाद का गुण क्या होगा, आपके उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी, कितने कर्मचारी काम करेंगे, कितने आपके ग्राहक हैं, ग्राहक को कैसे बुलाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में एक फोरकास्टिंग होती है। क्या बोलेंगे उसको, जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्ट। एंड नंबर 5 प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। अब ध्यान दो, फोरकास्टिंग करते टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो चीज़ें भी क्या करती हैं फोरकास्टिंग में इफेक्ट लाती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वानुमान की समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो पहला आपका होता है, लिख लीजिएगा इसको, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कल्पना पर आधारित, कल्पना पर आधारित पहला पॉइंट हो गया। अगर लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसका लिखते ध्यान दो, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स हैं। क्या है प्रॉब्लम्स, फोरकास्टिंग करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहला है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, सेकंड आपका लिखेगा फार फ्रॉम रियलिस्टिक, फार फ्रॉम रियलिस्टिक यानी अस्तित्व से दूर। ओके, तीसरा, चलिए लिखेंगे ना टाइम लगेगा, बोलते रहिए, आप लोग उतार लीजिएगा इसको, पहले पढ़ाते हैं क्या। चलिए अब वो चीज़ें हैं आपको पढ़ना है कि फोरकास्टिंग करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले लिखा मैंने बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कल्पना पर आपका बेस्ट होता है फोरकास्टिंग। ये हो सकता है, ये होगा, ये किया जाएगा, ये सब कुछ कल्पना है, आप बस इमेजिन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम दिक्कत आती है भैया, सच तो हो नहीं रहा है वो, आप एक कल्पना कर रहे हो, कल्पना के आधार पर ही आपने क्या किया, डिसीजन ले लिया, काम आगे कर रहे हो आप। ठीक है, आपका सेकंड क्या है, फार फ्रॉम रियलिस्टिक, यानी जो अस्तित्व है उससे कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप कभी कभी फोरकास्टिंग कर देते हैं एंड वो फोरकास्टिंग कभी सही नहीं हो पाता है, अस्तित्व से बहुत दूर हो जाती है फोरकास्टिंग। समझ आ रही बात। थर्ड आपका आएगा नो गारंटी, कोई भी गारंटी नहीं होती है फोरकास्टिंग की कि जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हो, पूर्वानुमान कर रहे हो, वो एकदम राइट है या नहीं। नंबर 4 आपका जाएगा अनएक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी मैंने क्या बोला, विपणन की अवधारणा क्या क्या है,
तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है मैंने आपको एज अ चार्ट में शो कर दिया है, बट आप जब नोट्स करेंगे तो उसको एज अ पॉइंट वाइज उतार लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्या आपका आता है, कंज्यूमर रिसर्च। क्या आता है, कंज्यूमर रिसर्च, यानी उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता के बारे में सब कुछ जानना, आपके उपभोक्ता किस क्षेत्र से आते हैं, ओके, किस लिंक के हैं, कितने नंबर में आपके उपभोक्ता हैं, कितनी संख्या आपके उपभोक्ता की है, आपके उपभोक्ता क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। ओके, एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमर कम्स अंडर कंज्यूमर रिसर्च, यानी कंज्यूमर के बारे में सब कुछ रिसर्च करना, आपके ग्राहक के बारे में हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करने के आते हैं, आपका उपभोक्ता अनुसंधान में आता है। तो ये आपका है मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप। मार्केटिंग में सबसे पहले आप क्या करते हो, तो कंज्यूमर रिसर्च। सेकंड आपका आता है प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी उत्पाद के बारे में नियोजन। ओके, आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में प्लानिंग करते हो। अब ध्यान दो, प्लानिंग में क्या किया आएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, यानी उत्पाद नियोजन में क्या क्या आता है, आपका जो उत्पाद है वो कितने संख्या में होगा, किस गुण का बनेगा आपका उत्पाद। ओके, आपका उत्पाद जो भी आपका, ध्यान दो, आपके प्रोडक्ट प्लानिंग में मार्केट इंटरमीडिएट्स भी आते हैं, बाजार मध्यस्थ भी प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड आपका आता है प्राइस फिक्सिंग। कितने में बेचोगे आप, कितनों में बेचोगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्ट प्राइस कम्स अंडर, लागत मूल्य किन के अंडर आती हैं। इन इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो लागत मूल्य किस में आएगा, उत्पादन नियोजन में। ओके, प्रोडक्ट प्लानिंग में आएगा, उत्पादन नहीं उत्पाद नियोजन। ओके, काट के कीजिएगा उसको, उत्पाद नियोजन में आता है आपका लागत मूल्य। और अगर बात की जाए सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य किस में आती है, तो वो आपका आता है प्राइस फिक्सिंग में, यानी कितने में माल बेचोगे आप, माल बनाने में कितना लगा ये हम यहाँ सोचते हैं, और माल कितने में बेचेंगे ये हम यहाँ पे सोचते हैं। ओके, आपको अगला नंबर क्या आता है, सर्विस आफ्टर सेल। अब एक वर्ड मैंने बोला है, एक और नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी फोर्थ हो गया ये। अब आपका अगला आता है ये डिसाइडिंग अपॉन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान दो, आपका जो माल है उसके मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप सोचोगे। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि विपणन मध्यस्थ का निर्धारण करते हो आप। विपणन मध्यस्थ में क्या क्या आते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। आप ढूंढोगे कि हम किसको माल बेचेंगे, किस थोक व्यापारी को माल दें, वो व्यापारी किसको देगा, क्या करेगा, वो आप सोचते हो। ओके, तो ध्यान दो, अगर कहीं बात कीजिए बाजार मध्यस्थ की या फिर विपणन मध्यस्थ की, मार्केट इंटरमीडिएट्स की, तो दो ही चीजें आएंगी, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, होलसेलर एंड रिटेलर। ओके, तो जो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप इसके बारे में सोचते हो, किस तरीके से आपका माल ग्राहक तक पहुंचने वाला है। अब अगला आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट आएंगी कि बाजार में आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, ग्राहक को कैसे बुलाओगे, कैसे अट्रैक्ट करोगे, ग्राहक को क्या करोगे माल खरीदें, सिंपल सी बात है। तो एडवर्टाइजमेंट इसमें आती हैं, प्रचार प्रसार आती हैं। आपको अगला क्या मैंने बोला, लास्ट है सर्विस आफ्टर सेल्स, यानी विक्रय के बाद सेवा। अब ध्यान दो, एक और चीजें हैं, विक्रय, माल बेचने के बाद क्या सेवा दोगे आप, माल बेच दिया वो सेवा है, बेचने के बाद भी सेवा देते हो, जैसे गारंटी, वारंटी। फ्रिज आपको बेच दिया किसी बिजनेसमैन ने, अब फ्रिज आपको पता है कि 1 ईयर के अगर अंडर फ्रिज बिगड़ गई तो बनाने के लिए बिजनेस भेजेगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सर्विस आफ्टर सेल्स, यानी माल की बिक्री के बाद भी आपको सेवा प्रदान करना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारे क्या है, ये आपका जो आगे आने वाला सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। चलिए, सारा चैप्टर मैंने फर्स्ट एक ही वीडियो में डील कर दिया है, इस चैप्टर का भी आपका सारा टॉपिक, सारा पॉइंट एक ही पॉइंट में, एक ही वीडियो में डील हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा आता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र, बाजार मार्केटिंग का क्या नेचर होता है, क्या क्षेत्र होता है, क्या स्कोप होता है, क्या नेचर होता है, आपको ये पढ़ना है। अब फर्स्ट मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन। सिंपल सी बात है, मार्केट में आप सबसे पहले क्या करते हो, मार्केटिंग में प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हो, उत्पाद का नियोजन करते हो कि आपके बिजनेस में उत्पाद कौन सा बनेगा, कितने मात्रा में बनेगा, डैट। नंबर सेकंड इज डिटरमिनेशन एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सिंपल सी बात है, वही मैंने बोला, अगर देखिए दो चीजें आएगा आपका, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब चीज क्या होगा, होलसेलर एंड रिटेलर, उसी के अंदर आते हैं ये सारे टॉपिक्स, बस नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब आपको देखोगे कि आपको माल को डिस्ट्रीब्यूट किस वे में करना है, किस तरीके से माल को आप ग्राहक तक पहुंचाओगे, यानी विपणन मध्यस्थ का निर्धारण करते हैं आप, वही होलसेलर एंड रिटेलर, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी आते हैं आपके। नंबर थर्ड जो कंज्यूमर रिसर्च, मैंने बताया आपको, ग्राहक के बारे में अनुसंधान करना, वही चीजें आपकी हैं जो मैंने बताया है। नंबर फोर्थ प्राइस डिटरमिनेशन, नंबर 5
आफ्टर सेल सर्विस। ये मैंने सारे टॉपिक्स आपको मैंने डील कर दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारे क्या आता है जो कि लास्ट टॉपिक हमारा है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ओके, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। तो ध्यान दो, दो वर्ड्स आएंगे, फैक्ट्स एंड पॉलिसीज। फैक्ट्स एंड पॉलिसीज डन बाय प्रोड्यूसर ऑफ फॉर गेटिंग सक्सेस इन नॉन एज मार्केटिंग मिक्स। यानी वो फैक्ट्स, वो पॉलिसीज जो किसी प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई जाती है सक्सेस करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या? मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी वो सारे तत्व और वो सारे पॉलिसीज जो कि किसी उपभोक्ता जो कि किसी उत्पादक के द्वारा बनाई जाती है सक्सेस करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, वही तथ्यों की जानकारी क्या आपका आता है? मार्केटिंग मिक्स में आता है। यानी हिंदी क्या बोलेंगे उसको? विपणन मिश्रण में आते हैं। हिंदी वही है, सफलता प्राप्ति के लिए विभिन्न तथ्यों एवं नीतियों का मिश्रण विपणन मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 क्या आपका आता है? पीज ऑफ मार्केटिंग। अब ध्यान दो, मार्केटिंग में 4 पी आते हैं। कितने आते हैं? 4 पी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 पी के बारे में पढ़ना है आपको। ये 4 पी मिलकर ही क्या बनाते हैं? आपके मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अब देखिए है क्या? विपणन के 4 पी। ओके, अब यही 4 पी मिलकर क्या बनाएंगे? मार्केटिंग मिक्स। वो पी क्या है? फर्स्ट पी फॉर प्रोडक्ट, यानी सिंपल सी बात है, उत्पाद क्या होगा? उत्पाद का चयन करेंगे हम। सेकेंड इज प्राइस, उत्पाद कितने मूल्य पर बेचेंगे। थर्ड इज योर प्रमोशन। अब देखिए प्रमोशन के अंदर 4 चीजें आती हैं, आपको जान लेना होगा। फर्स्ट आती है एडवर्टीजमेंट, सेकंड आती है आपकी प्रमोशन, थर्ड आती है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपके फोर्थ आते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। किसी किसी बुक में सेल्फ मार्केटिंग भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, अपने उत्पाद का प्रचार करवाना, एडवर्टीजमेंट करवाना प्रमोशन में आएगा। अपने प्रचार का प्रमोशन करवाना है, किस में आएगा? प्रमोशन में आएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रमोशन ही बोलते हैं। ओके, आपका नंबर 3 है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी माल को बेचना, किस में आएगा? प्रमोशन में आएगा। नंबर 4 डायरेक्ट मार्केटिंग। आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो, सामने से जाके माल बेचते हो एक एक पर्सन को, इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो माल बनाया वो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर को माल बेचता है, हैंड टू हैंड। ठीक है, ये चीजें आती हैं। इन चीजों के हेल्प से आपके बिजनेस में उत्पाद का प्रमोशन होता है। और लास्ट टॉपिक आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण। सिंपल सी बात है, आपके माल को आप कैसे बांटोगे? तो सिंपल सी बात है, 2 ही चीजें आपके, मैंने बार बार बोल रहा है, होलसेलर एंड रिटेलर, फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी। ये चीजें आपके आती हैं किसमें? भौतिक वितरण में आते हैं। चलिए, ये था आपका इस चैप्टर का आई होप लास्ट टॉपिक। फिर मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ साथ। बट हाँ गाइस, आपके पहले वीडियोस में आपको सारे चैप्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप के पहले मिल जाएंगे। बट हाँ, जो भी चैप्टर्स कुछ बचे हुए थे एंटरप्रेन्योरशिप के, जो कि ध्यान दो, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस आपको मैं दूंगी। बट हाँ, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाके सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी आएंगे एंड प्रैक्टिकल पॉइंट की वीडियोस आपको अजय सर देंगे, जिनका आप बहुत पहले से वेट कर रहे हैं। तो अब आपका वीडियोस बन चुका है, बस आपको देर है पोस्ट करने की। हेलो, आई एम बैक बेटा। मैं बहुत जल्द ही आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 12, 13, 14 और 15 लेके आऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का शिकायत है बेटा कि सर थ्योरी दीजिए। आपको किस टाइप का थ्योरी मैं दूं, आप ज़रा हमको बताइए। थ्योरी तो मैंने पहले पूरे चैप्टर में डील कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाओ और पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर का फुल चैप्टर डीलिंग मैंने कर दिया है। अगर फिर भी किस टाइप का आपको थ्योरी चाहिए, मैं 1-2 दिन में एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 12, 13, 14 और 15 आपको सेंड करूँगा। बहुत दिन से मैं नहीं आ रहा हूँ, इसके लिए सॉरी बेटा। और मैं जल्द ही आप लोगों को अकाउंट्स का भी चैप्टर 1 to 5 के बाद मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया बेटा। 5 का एसकेसी का सारा क्वेश्चन मैंने डील कर दिया है। चैप्टर 1 to 5 सारा क्वेश्चन आपको मैं डील करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स बेटा, थैंक। फिर
मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। बट उससे पहले गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर एवरी नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। तो मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।